Hello, good morning students, class 8th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 3rd in history. Chapter number 3rd is administration under the British. ब्रिटिश अंग्रेज़ों के तहत हमारा जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमारा प्रशासन तंत्र. So as you know very well, we have already discussed about the timeline of this chapter, and today we will discuss about चार्टर एक्ट 1813. चार्टर एक्ट 1813 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियोज़ में हमने पिट इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1793 के बारे में डिस्कस किया था. तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813, द मोनोपोली ऑफ company over the Indian trade was abolished. The company was asked to spend more on Indian education. इस एक्ट के तहत जो इंडियन ट्रेड था वो एबोलिश्ड, इट मीन्स पूर्णतः से ख़त्म हो चुका था. द कंपनी वॉज आस्क्ड, कंपनी को ये कहा गया कि वो कुछ और खर्च करे इंडियन एजुकेशन पर. इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल हैड फुल पावर्स ओवर द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. अब इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था उसका पूरा पावर हो गया सिविल पर और मिलिट्री अफेयर्स पर. द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, ही वॉज फुली empowered to exercise all the law making and financial powers of the provinces. He was fully empowered. अब उसको पूर्णतः ताकत मिल चुकी थी, पावर मिल चुकी थी टू लॉ मेकिंग, कानून बनाने के लिए, एंड फाइनेंशियल पावर, और जो आर्थिक ताकत थी, फाइनेंशियल पावर थी, वो भी उसको प्रोविंस कर हो चुकी थी. अब इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आता है. अंडर दिस एक्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन extended all over the Indian empire until the parliament decided to take the Indian empire under the crown directly. इस एक्ट के तहत जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कंपनी के प्रशासन ने क्या किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन और बढ़ाया ऑल ओवर द इंडियन एम्पायर्स, जितने भी भारतीय साम्राज्य थे वहाँ तक अपना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा लिया. अनटिल द पार्लियामेंट, जब तक कि पार्लियामेंट ने ये डिसाइड नहीं किया तो इंडियन एम्पायर अंडर द क्राउन डायरेक्टली. द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी. अब इसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से कंपनी के अंडर में आया. तो द सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज डिटरमाइंड टू rectify the administration. Lord Cornwallis and the Governor General who succeeded him excluded Indians from the company's civil services and reserved all posts for the Englishmen. अब इन्होंने क्या, जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस ने ये डिटरमाइन मतलब ये निश्चित कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन में, और कॉर्नवालिस और गवर्नर जनरल who succeeded him excluded Indians from the company's civil services and reserved all posts, और सभी पोस्टों को अंग्रेज़ों के लिए रिजर्व कर दिया कि इनमें जो भी पोस्ट होंगी सिविल सर्विस के तहत उसमें सभी अंग्रेज ही पोस्ट किए जाएंगे, अंग्रेज़ों को ही वो जॉब दी जाएगी. टिल 1853 all the appointments to Indian civil services ICS were made through nominations by the directors of the company. Later a system of open competition through examination was introduced. इसके बाद में एक ओपन कंपटीशन यानी खुली प्रतिस्पर्धा हुई और एग्ज़ाम के थ्रू वो पोस्ट भरी जाने लगी. In practice, however, the Indians continued to be excluded from the post of authority. The young recruits of the civil services were totally ignorant of Indian affairs.
जो नए रिक्रूट्स आते थे, जो नए सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स आते थे, वो इंडियन इग्नोरेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स के बारे में पूर्णतः इग्नोरेंट मतलब अभिज्ञ थे, कुछ नहीं जानते थे। इन 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता, ना कोलकाता, अब कोलकाता के नाम से जो जाना जाता है, वाज ओपन टू ट्रेन दीज एडमिनिस्ट्रेशन। कोलकाता के कॉलेज में इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करना शुरू हुआ। अनदर कॉलेज वॉज सेटअप इन हेल्बरी इन इंग्लैंड, और दूसरा कॉलेज हेल्बरी इंग्लैंड में। आफ्टर 1853 रिक्रूटमेंट्स वॉज मेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके बाद जो रिक्रूटमेंट होते थे वो एग्जामिनेशन के थ्रू होते थे। मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर दिस एग्जामिनेशन वॉज 23, और सबसे कम उम्र जो रखी गई वो 23 ईयर्स थी। इट मीन्स अगर 23 ईयर्स होने के बाद इस एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। एंड इट सेंटर्स वर इन, और इसका जो सेंटर होता था वो इंग्लैंड में ही होता था। वाइल द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वॉज इंग्लिश। अब जब जाहिर सी बात है, जब इंग्लैंड में सेंटर होता था तो उसका जो मीडियम होता था वो इंग्लिश भाषा होती थी। द इंडियन वर entitled to the subordinate post only even after 1858. The army was one of the most important pillars of the British administration in India because of the following. अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन पिलर था वो आर्मी थी। वो क्यों थी, इसके रीजन्स दिए गए हैं। इट सेव्ड द कंपनी फ्रॉम द यूरोपियन रिवाइल्स। ये कंपनी को यूरोपियन जो रिवाइल्स थे उनसे बचाती थी। इट कंक्योर्ड द डोमिनेंस ऑफ द नेटिव रूलर्स। इट क्रश द रिवोल्ट, जो क्रांतिकारी होते थे, ऑफ द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया एंड अब्रॉड। उनको ये क्रश कर देती थी, कुचल देती थी। द बल्क ऑफ कंपनीज आर्मी consisted of India soldiers. They were called सिपाही। The bulk of कंपनीज आर्मी, यानी कंपनी की आर्मी का जो एक बड़ा हिस्सा था वो इंडियन सोल्जर्स थे। देवर कॉल्ड, उनको सिपाही कहा जाता था, ये सिपॉइस कहा जाता था। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द कंपनीज आर्मी वर अबाउट 2 lakhs। लगभग 2 lakhs के समथिंग इंडियन सोल्जर्स थे कंपनी में 1850 में। दे वर पेड रेगुलर सैलरीज, उनको रेगुलर सैलरी दी जाती थी। एंड वर ट्रेंड इन द यूज ऑफ द लेटेस्ट वीपन्स, और जो आधुनिक हथियार थे उनके इस्तेमाल में भी उनको ट्रेन किया जाता था। मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इन द आर्मी वर मेड फ्रॉम द प्रेजेंट एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, और ज़्यादातर जो आर्मी की रिक्वायरमेंट थी, जो आर्मी में ज़्यादातर जो लोग थे ब्रिटिश आर्मी में, भारतीय लोग जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे, झारखंड के और बिहार के थे। ड्यू टू द लैक ऑफ नेशन अवेकनिंग अमंग द इंडियंस, दीज सोल्जर्स सिपाहीज इन द कंपनीज आर्मी वर रेडी टू डिफेंड द कंपनीज इंटरेस्ट। द कंपनी bear the Indian soldiers from the position of responsibility and honor. Indians could at the most reach up the rank of a subedar. Indians could at the most reach the rank of subedar prior to 1857. There were only 3 Indians whose salaries were 300. केवल 3 ही भारतीय ऐसे थे जिनकी सैलरी 300 थी, बट वर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी एक्स्ट्रा अलाउंसेस, और कोई भी किसी भी प्रकार का उनको कोई भत्ता नहीं दिया जाता था। इन 1857 आउट ऑफ 3,11,400 soldiers in East Indian Company's army of 2,65,900 soldiers were Indian. The police we will discuss about in our next videos.